अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास हीमेटोलॉजी का बहुत ही मेन और बेसिक कॉन्सेप्ट है। वो हमारे पास है हीमोस्टेसिस। अब हीमोस्टेसिस क्या है? हीमोस्टेसिस थ्रोम्बस फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है जो कब बनता है, जो कब टेक प्लेस होता है, जब वेसल वॉल इंजरी होती है। ठीक है, जब भी वेसल वॉल डैमेज होती है। अब थ्रोम्बस फॉर्मेशन में हमारे पास 3 रोल प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहले वेसल वॉल आती है, सेकंड वन जो है हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अब देखते हैं कि हम ये तीनों चीज़ें किस तरह कंट्रीब्यूट करती हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन बनने में किसी भी वेसल वॉल में इंजरी के बाद। सबसे पहले देखते हैं ब्लड वेसल वॉल क्या करती है। वेसल वॉल जब भी डैमेज होती है तो वेसल वॉल हमारे पास एक साइटोकिन रिलीज़ करती है जो इंटरल्यूकिन 8 होता है। इसका काम क्या होता है? ये प्लेटलेट्स को डैमेज्ड एंडोथेलियम की तरफ ले आते हैं। हमारी ब्लड वेसल वॉल जहाँ से डैमेज हुई होती है वहाँ पर जो डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ पर प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कराती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो था जी हमारे पास किसका काम? ब्लड वेसल वॉल का काम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स ने क्या करना होता है? सबसे पहला काम जो प्लेटलेट्स का होता है वो एडिशन होता है। कहाँ पर एडहेर करना होता है? इन्होंने एडहेर करना होता है एंडोथीलियल सेल्स पर, डैमेज्ड एंडोथीलियल सेल्स पर। अब हमारे प्लेटलेट्स के पास कोई भी ऐसा रिसेप्टर नहीं होता जिससे वो एंडोथीलियल सेल्स के साथ बाइंड कर सकें। ना ही हमारी एंडोथीलियल सेल मेम्ब्रेन पे कोई भी ऐसा रिसेप्टर होता है जिससे वो प्लेटलेट्स को अपने साथ एडहेर कर सकें। इसी वजह से नेचर ने हमारी ब्लड में एक प्रोटीन रखी है जिसको वॉन विलीब्रेंड फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ये वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, ये प्रोटीन जो है, ये प्लेटलेट्स को बाइंड करवाती है एंडोथीलियल सेल मेम्ब्रेन के साथ। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज और बाइंडर फॉर प्लेटलेट्स एंड एंडोथीलियम। प्लेटलेट्स के ऊपर जो रिसेप्टर होता है इस प्रोटीन के लिए, वो रिसेप्टर का नाम होता है GP1B9, राइट। अब वॉन विलीब्रेंड फैक्टर आया, उसने प्लेटलेट्स और एंडोथीलियम को बाइंड करवा दिया। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है, नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाता है एक्टिवेशन। अब जब प्लेटलेट्स और एंडोथीलियम बाइंड हो गए, एडहेयर हो गए, तो क्या होता है कि प्लेटलेट्स एक वेजो एक्टिव सब्सटेंस अपने साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल से रिलीज़ करते हैं। अपने साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल से एक वेजो एक्टिव सब्सटेंस जिसको ADP कहते हैं वो रिलीज़ करते हैं। और ये ADP जो है ये जाके एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज A2। ये फॉस्फोलाइपेज A2 क्या करता है? प्लेटलेट्स की सेल मेम्ब्रेन में एराकिडोनिक एसिड की मेटाबॉलिज्म करता है। और जब एराकिडोनिक एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है तो उससे जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो होता है थ्रोम्बोक्सेन A2। इस थ्रोम्बोक्सेन A2 के 2 काम होते हैं। एक, इसने हमारे पास जी प्लेटलेट एग्रीगेशन करानी होती है, दूसरा इसने वेजो कंस्ट्रिक्शन करानी होती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन इसने इस वजह से करानी होती है ताकि जो एंडोथीलियल सेल मेम्ब्रेन जहाँ से डैमेज हुई है वहाँ से ब्लड का लॉस ना हो। सही हो गया। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है एग्रीगेशन। अब फर्दर प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ ADP और थ्रोम्बोक्सेन A2, और हमारे पास प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्म होता है। ये जो प्लेटलेट प्लग हमारे पास प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्म हुआ है ये वीक प्लेटलेट प्लग होता है। ठीक है, अब इसको स्ट्रॉन्ग प्लेटलेट प्लग कैसे बनाया जाता है? हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है फाइब्रिन। ठीक है, जिसका नाम होता है फाइब्रिन। अब प्लेटलेट्स पे एक प्लेटलेट पे दूसरे प्लेटलेट के लिए भी कोई रिसेप्टर मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से फाइब्रिन आती है और फाइब्रिन प्लेटलेट्स को क्रॉस लिंक कर देती है। ठीक है, उस क्रॉस लिंक जब कर देती है वो प्लेटलेट्स को, तो उससे हमारे पास सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग फॉर्म होता है जिसको थ्रोम्बस के नाम से जाना जाता है। अब प्लेटलेट्स पे जो फाइब्रिन का रिसेप्टर होता है वो होता है GP2B3A। सही हो गया। अब जब थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई,
अब जब एंडोथीलियल सेल्स रिपेयर हो जाते हैं या एंडोथीलियल सेल वॉल जो हमारी डैमेज हुई होती है वो रिपेयर हो जाती है, तो ये एंडोथीलियल सेल वॉल एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, फॉस्फोलाइपेज A2 को। ये फॉस्फोलाइपेज A2 एंडोथीलियल सेल वॉल में एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म करता है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन जो है प्रोस्टाग्लैंडिन I2 रिलीज़ होता है। अब इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने जो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रही होती है ये फर्दर प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देते हैं और उसके बाद वेजोडाइलेशन कर देते हैं। ये था सारा प्रोसेस हीमोस्टेसिस का, कैसे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है किसी भी वेसल वॉल इंजरी के बाद। अब देखते हैं हमारे पास कि क्लॉटिंग फैक्टर्स का क्या रोल होता है इस हीमोस्टेसिस में या इस थ्रोम्बस फॉर्मेशन में। क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं और ये 13 से 16 तक हैं हमारे पास, और ये 2 पाथवेज में रन करते हैं। एक हमारे पास आ जाता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक आ जाता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक एक्सट्रिंसिक है और एक इंट्रिंसिक पाथवे आ जाता है। सबसे पहले हम एक्सट्रिंसिक पाथवे को देखते हैं कि ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है इन द प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये होता है कि जब वेसल वॉल इंजर्ड होती है तो वेसल वॉल टिश्यू फैक्टर रिलीज़ करती है। ये टिश्यू फैक्टर जाके फैक्टर 7 को कन्वर्ट करता है और एक्टिवेट कर देता है फैक्टर 7A में, और फैक्टर 7A जो है ये जाके एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को 10A में। फैक्टर 10A जो है इसमें ये अपने साथ को फैक्टर्स कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड्स और फैक्टर 5 लेता है और ये करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट, और थ्रोम्बिन जो है ये फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ये था हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक हो गया। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे था ये हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जब हमारी ब्लड वेसल वॉल डैमेज होती है तो वो एक्सपोज्ड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन के, और जब एक्सपोजर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन का तो एक्टिवेट होता है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 12 जो है ये एक्टिवेट होकर फैक्टर 12A बनाता है, और फैक्टर 12A फैक्टर 11 को 11A में कन्वर्ट करता है, 11 एक्टिवेटेड में कन्वर्ट करता है, और फैक्टर 11A जो है ये फैक्टर 9 को कन्वर्ट करता है फैक्टर 9 एक्टिवेटेड में, और फैक्टर 9 एक्टिवेटेड जो है फर्दर अपने साथ को फैक्टर्स लेता है कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड्स और फैक्टर 8 और एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को 10A में, और आगे से वही प्रोसेस 10A अपने साथ कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड्स और फैक्टर 5 को लेके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। सो क्लॉटिंग फैक्टर्स का काम है फाइब्रिन बनाना, और फाइब्रिन जो है ये प्लेटलेट्स को क्रॉस लिंक करती है ताकि स्ट्रॉन्ग वीक प्लेटलेट प्लग फॉर्म हो सके। अच्छा, अब ये तो था जी हमारे पास सारा प्रोसेस हीमोस्टेसिस का, कैसे थ्रोम्बस बना और कैसे हमारी एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिपेयर हुई। अब हम कुछ डिजीज़ हैं जो इसमें जो हमारे इस सारे प्रोसेस में चीज़ें आ रही हैं उनसे रिलेटेड, उनको हम देखते हैं। अब वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो है, अगर इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास एक डिज़ीज़ सामने आती है जिसको कहते हैं वॉन विली ब्रांड डिज़ीज़। ठीक है, अगर प्लेटलेट पर वॉन विली ब्रांड फैक्टर का जो रिसेप्टर है GP1B9 ये प्रेजेंट ना हो तो उससे हमारे पास जो डिज़ीज़ सामने आती है वो है बर्नार्ड सोलियर्स डिज़ीज़। अगर प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स में डेफिशिएंसी हो ADP की तो हमारे पास डिज़ीज़ सामने आती है स्टोरेज पूल डिज़ीज़, राइट। और अगर हमारे प्लेटलेट्स पे फाइब्रिन के लिए रिसेप्टर मौजूद ना हो, GP2B3A प्रेजेंट ना हो हमारे प्लेटलेट्स के ऊपर, तो उससे जो डिज़ीज़ सामने आती है वो है कीन्समैन्स थ्रोम्बोस्थीनिया। और हमारे पास कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ सामने आती हैं। अगर फैक्टर 8
हमारे पास डेफिशिएंट होगा तो उससे हमारे पास हीमोफीलिया ए आता है, फैक्टर 9 डेफिशिएंट होगा तो हीमोफीलिया बी आता है, और फैक्टर 11 डेफिशिएंट होगा तो हमारे पास हीमोफीलिया सी आता है। ये सारी की सारी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं और दैट presents to us with a bleeding tendencies.